हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको बता रही थी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के सिद्धांत के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो इसमें फ्रेंड्स मैंने आपको बाल विकास के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको पूरा सभी समझा चुकी थी। बाल विकास की अवधारणा मैंने बताई थी, ये क्या होता है, इसमें बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए थे, अपने अपने प्रकार से उन्होंने बताया था बाल विकास की परिभाषा, ठीक है। तो उसको भी मैंने आपको अच्छे से समझाया और बता दिया था। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। जिसने भी पीछे क्लास ना देखी हो जा करके आप चैनल पे देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की जो क्लास है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बाल विकास के जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कल मैंने आपको निरंतरता का सिद्धांत बता दिया था, समान प्रतिपान का सिद्धांत बता दिया था और विकास क्रम की एकरूपता के बारे में बता दिया था, ठीक है। इतना फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो बाल विकास होता है, विकास जो होता है वो एक ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है, जो माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है, ठीक है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जो बाल विकास सिद्धांत की जो कितने प्रकार के सिद्धांत मैंने बताया था, आपको 12 सिद्धांत बताए थे, जिसमें से 3 आपका कंप्लीट हो चुका था और इसके आगे के जितने सिद्धांत थे आज की क्लास में आपको सभी कराऊंगी, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए, जितने लोगों ने पीछे क्लास ना देखी सब लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th नंबर, तो 4th नंबर देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। यहाँ पे कहा गया है ग्रोथ और जो डेवलपमेंट की जो गति की दर होती है वो एक सी नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो विकास होता है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। किंतु क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो विकास होता है, विकास की जो गति होती है हमेशा एक जैसी नहीं होती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में क्या होता है या गति क्या होती है, काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः जो किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में क्या होती है, तेज़ी आती है और वृद्धि होती है, परंतु यह बाद में क्या होता है, यह समय के बाद कुछ समय बाद अधिक क्या होता है, यह चली जाती है, नहीं बनी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो विकास होता है, विकास क्या होता है, विकास जो जन्म के समय आप देखते होंगे, जब बच्चे छोटे वर्ष के होते हैं तो आप देखते होंगे 1 महीने के बच्चे कैसे होते हैं, 2 महीने के, 3 महीने के। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग देखें उनका जो विकास होता है काफ़ी तेज़ होता है, ठीक है। और वही आप देखेंगे जब बच्चे 5-6 साल के हो जाते हैं तो उनका विकास का थोड़ा सा उतनी तेज़ी से नहीं होता है, ठीक है। तो विकास क्या होता है, रुक जाता है, ग्रोथ क्या होती है उनकी रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है ग्रोथ के बारे में। अब फ्रेंड्स इसके आगे मैं बात करूँगी, विकास जो होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास किसकी ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कैसे चलता है, विशेष की ओर चलता है। तो विकास और वृद्धि जो होती हैं, इनकी जो सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उनमें किसके दर्शन होते हैं, विकास और वृद्धि में उनके जो विशिष्ट क्रिया होती हैं, कोई भी जो वर्क कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं आपको। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बता दें, जैसे हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले बालक क्या करता है, इधर उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में क्या होता है, जब एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रयत्न भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं जो छोटे बच्चे रोते हैं तो हाथ पैर पूरा फेंक के रोते हैं, ठीक है। तो परंतु बाद में क्या होता है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये क्रिया क्या होती है, उनकी आँखों और वाक्तांत्र वैक्यूल सिस्टम की तक ही सीमित हो जाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं वो रोते हैं तो किस प्रकार रोते हैं, उनके अपने हाथ पैर दोनों सब फेंक करके रोते हैं, चिल्ला के रोते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे बच्चों के अंदर क्या थोड़ी मेच्योरिटी आती है, थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, उनकी जो ये प्रक्रिया होती है रोने वाली, वो क्या होती है, केवल उनकी आँखों तक सीमित हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया 4th पॉइंट 5th पॉइंट, ठीक है। वृद्धि क्या है, ग्रोथ और विकास जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो गति की दर है वो एक सी नहीं रहती है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बता दी, विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अब इसके बाद आपका आता है 6th पॉइंट, जिसमें अब कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें फ्रेंड्स बताया जा रहा है विकास के जो सभी आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि, ये जो 4 प्रकार के इन्होंने बताए हैं आयाम जो होते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला जो विकास होता है वो अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं।
और दूसरी ओर अगर हम बात करें एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो कमियां होती हैं वो दूसरे क्षेत्र में हो रही जो प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं। यही कारण है कि जो शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक जो होते हैं उनका संवेगात्मक और सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतना ही पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो जैसा इसमें मैंने आपको बस इतना ही बताने की कोशिश की है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास है ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो संवेगात्मक और सामाजिक और बौद्धिक विकास जो है ये जो है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियों जो कि दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। ठीक है, जैसा आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा उस हिसाब से बच्चे क्या होते हैं, ढल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से टूटी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया आपका, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया गया है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया जो एकीकरण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर क्या करता है, अंग के भागों को चलाना सीखता है। पहले बालक क्या करेगा, अपने पूरे शरीर के अंग को चलाना सीखेगा। उसके बाद जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, जिस अंग की जरूरत होती है तो बच्चा उसी अंग को क्या करेगा, अपने उसी अंग से अपना कार्य कर लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, उन भागों में एकीकरण करना के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह क्या करता है, उन भागों का एकीकरण करना सीख जाता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। ठीक है, और इस उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे एक बालक होता है, पहले क्या करता है, पूरे हाथ को, फिर पूरी अंगुलियों को, फिर क्या करता है, अपने हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करें। एकीकरण का सिद्धांत केवल ये बता रहा है कि जो बालक अपने जन्म के बाद क्या करते हैं, अपने पूरी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, कोई भी सामान्य चीज़ होती है उसको जब अपने आप करना सीख जाते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं मतलब करके सीखते हैं बच्चे ना, अपने आप को कोशिश करते करते बच्चे क्या करते हैं, उनको प्रयोग में लाना सीख जाते हैं और फिर जो कार्य वो पूरे अपने हाथ से करते हैं फिर वो उस कार्य को अपनी उंगलियों से करना सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो मुट्ठी भर के कोई चीज़ लेते हैं और मुट्ठी पूरा मुंह से खाना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपनी उंगलियों से खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एकीकरण का सिद्धांत किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वां यहाँ पे है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास यानी कि डेवलपमेंट की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए एक बालक की जो अपनी वृद्धि और विकास की गति होती है, गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की जो दिशा होती है और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, एक बालक की जो कलाई की हड्डी का एक्सरे किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। ठीक है, और इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यता के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी की जो बात कही जा रही है, इनका कहना ये है कि इसमें बता रहे हैं कोई भी जो बालक होता है वो अपनी वृद्धि और विकास की जो गति होती है उसको ध्यान में रखकर उसको आगे बढ़ाने की जो दिशा होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, उसकी भविष्यवाणी करने की बात की जा रही है। जैसे कि देखिए इन्होंने बताया एक्सरे निकालने की बात बताई है, किस चीज़ की एक्सरे निकालने की, बच्चों की जो कलाई की जो हड्डी होती है उसका एक्सरे निकाल करके बताया जा सकता है कि उसका आकार और प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। ठीक है, और उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि छोटे बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनकी मानसिक योग्यता का ज्ञान के सहारे उनकी जो मानसिक योग्यता, आप लोगों को बताया था मैंने ना, बुद्धि लब्धि कैसे मापी जाती है, तो वही उनकी बुद्धि लब्धि को माप करके उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। अब इसके आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट है 9वां नंबर है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की जो दिशा का सिद्धांत ये क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, और विकास की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य इन्वायरमेंट को और इसको हेरिडिटी को कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार जो बालक होते हैं, बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो, मैंने पिछले की वीडियो में आपको बताया है मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल पे।
ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, ठीक है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। किस प्रकार से बताया, इसके अनुसार क्या होता है, बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने टांगों को, इसके बाद वह अपनी अच्छी तरह से बिना सहारे के खड़े होना और चलना सीख जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे पहले जब बच्चे बालक जब जन्म लेते हैं तो बच्चे क्या सीधे लेटे रहते हैं, उसके बाद जब बच्चे 2.5 या 3 महीने के होते हैं तो वो पलटना सीखते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे 6 से 7 मंथ के होते हैं तो बैठना सीखते धीरे धीरे। उसके बाद धीरे से बच्चे क्या करते हैं, बकरियां जिसको बोलते हैं, चारों पैर पे चलते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, अपने हाथों और पैर पर नियंत्रण करके वो खड़ा होना सीख जाते हैं, खड़े होना सीख जाते हैं और चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, दिशा की दिशा का सिद्धांत। तो आई होप आप सभी को ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके आगे के पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। जिसको अगर यहाँ से कुछ भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है विकास जो होता है वो लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। मतलब कि यहाँ बताया गया है जो बालक का विकास होता है वो लंबवत सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है। यह क्यों होता है, वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। ठीक है, किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि क्या करता है, अपने विकास की जो गति होती है उसको धीमी करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि जो है और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया जो विकास होता है, विकास लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है। मतलब विकास का एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ऐसा नहीं कि आपको डेवलपमेंट हो रहा है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता रहेगा, नहीं, वो रुक रुक के होता है। ठीक है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो वर्तुलाकार यहाँ बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। वर्तुलाकार का मतलब होता है आकृति की तरह आगे बढ़ना, किसी एक आकृति की तरह क्या हो, आगे बढ़ना। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ता है और किसी एक अवस्था में क्या होता है, वो धीमे से आगे बढ़ता है, फिर आगे नहीं जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर कभी कभी ऊपर जाता है, तो इसको बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक ग्राफ को, बल्कि अपनी विकास की जो गति होती है, गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता है। ठीक है, और ताकि क्या हो, उसमें वृद्धि क्या हो, वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। ओके, तो आई होप समझ में आ गया 10 पॉइंट। अब 11 पॉइंट पे चलते हैं। देखिए 11वां पॉइंट जो है दिया गया है, इसमें कह रहा है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत है, ये इसके प्रतिपादक कौन है, जॉन डोनाल्ड हैं, जो नील मिलर हैं। ठीक है, जो डोनाल्ड मिलर, नील मिलर। ठीक है, और इन्होंने कहा है पुनर्बलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने की संभावना बढ़ाना। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अपनी अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात थोड़ी 12वां पॉइंट दिया गया, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बालक की जो वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो होती है उसको अलग अलग की गई। कैसे की गई, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए वृद्धि जो है, वृद्धि और विकास की जो क्रिया होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है, बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि जो होती है और विकास की प्रक्रिया में तो फ्रेंड देखिए, जो वृद्धि जो होती है विकास की प्रक्रिया में वो वंशानुक्रम, ठीक है, क्या करती है, वंशानुक्रम जो होता है, वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है वहां वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधित भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स जितना भी मैंने आज आपको बताया है बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और जितने भी 12 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं तो 12 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जैसा कि फर्स्ट में आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट मैंने आपको बताया निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड पॉइंट बताया था समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा पॉइंट बताया था विकास क्रम की एकरूपता, और फोर्थ पॉइंट बताया था वृद्धि एवं विकास की जो गति होती है, गति की दर एक सी नहीं रहती है। और 5 पॉइंट मैंने आपको बताया था विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। किस प्रकार चलता है, कैसे चलता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और 6वां नंबर में बताया कि परस्पर संबंध का सिद्धांत,
और 7वां पॉइंट मैंने आपको बताया था एकीकरण का सिद्धांत। 8वां पॉइंट बताया था विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। और 9वां पॉइंट बताया था विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है। 10वां पॉइंट आपके सामने है, मैंने बताया था विकास जो होता है वो लंबवत सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है, ठीक है। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सीधा ना बढ़कर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और 11वां पॉइंट बताया आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके बाद आपका आ गया 12वां पॉइंट वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से कुछ भी डाउट है जो ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कल की जो क्लास होगी इसमें मैं आपको बताऊंगी बाल विकास के सिद्धांतों का जो शैक्षिक क्या महत्व है, शैक्षिक महत्व बताऊंगी, ओके। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और आप किसी भी ऑल इंडिया कोई भी अगर आप एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा जो चैनल है काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी, ठीक है।